बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम दौलत उस्मानिया, सुल्तनत उस्मानिया की तारीख को बयान कर रहे हैं। आज उसकी 41 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सुल्तनत उस्मानिया वो सुल्तनत मुसलमानों की जो कि उस्मान जो कि खैमों से उठकर उसने एक सुल्तनत कायम की। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम वहां पहुंच गए थे लास्ट वाली किस्त में सुल्तान मुराद राबा जो कि फौत हो गए चले थे। सुल्तान मुराद राबा के बाद इसका भाई इब्राहिम जो सुल्तनत उस्मानिया का तनहा वारिस रह गया था, तख्त नशीन हुआ था। थोड़े ही दिनों में इसने मुराद के तमाम कारनामों पर पानी फेर दिया। 8 साल तक महल में कैद रहने की वजह से हुकूमत की जो थोड़ी बहुत अहलियत इसमें पहले थी वो भी जाती रही थी, और तख्त पर बैठने के बाद इसने अपने आप को सिर्फ ऐश परस्ती की नजर कर दिया। कत्ल और खून रेजी में वो भी मुराद ही की तरह बेबाक था, लेकिन मुराद ने अपने सामने मुफाद सुल्तनत का जो मकसद रखा था वो इब्राहिम के तशद्दुद को इससे दूर का ताल्लुक भी ना था। इसकी सख्त गिरी तमाम तरह अपने जाती अखराज के लिए थी। इसने वो तमाम खजाने जो मुराद ने हस्ने तदब्बर का कफैज शारी से जमा किया था हरम की तैशात पर सर्फ कर डाला। वो तमाम बुराइयां जो सुल्तनत को बर्बाद कर रही थी और जिनका इत्तिसाल मुराद ने अपनी हुकूमत का वाहिद मकसद करार दिया था, इब्राहिम के अहद में असर नौ पैदा हो गई और नहायत सरहद के साथ बढ़ने लगी थी, और मोरे सुल्तनत में हरम का दखल फिर शुरू हो गया। कुछ दिनों तक तो सदर आजम कुरा मुस्तफा ने इब्राहिम को संभालने की कोशिश की और मालियात का इंतजाम दुरुस्त रखना चाहा, लेकिन सुल्तनत के लिए इसकी खैर ख्वाही खुद इसके हक में मोहलक साबित हुई और इसके मुखालफों ने हरम सुल्तानी के साथ साजिश करके इब्राहिम को इसके कत्ल पर आमादा कर दिया। कुरा मुस्तफा के कत्ल के बाद इसके जानशीन सुल्तान ज़ादा पाशा ने इब्राहिम की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसके हर फेल को सराहना शुरू कर दिया था और इसे यकीन दिलाया कि चूंकि वो ज़ुल्लल्लाह और खलीफतुल्लाह है, इसका हर कौल और फेल हकीकतन अल्हाम रबानी के मुताबिक होता है। इब्राहिम अब पहले से भी ज्यादा आजाद हो गया। मुराद का जमा किया हुआ खजाना जब इसकी जरूरियात ऐश पूरी न कर सका तो इसने सुल्तानत के तमाम बड़े बड़े ओहदों को, जिनमें फौजी ओहदे भी शामिल थे, फरोख्त करना शुरू कर दिया और इन ओहदों पर वही उम्मीदवार मुकर्रर किए जाने लगे जो बड़ी से बड़ी रकम पेश करके वहां उसमें दखल अंदाजी कर सकते थे। कदीम असूलों के अलावा मुतहद जदीद मसूल भी ऐड किए गए, जिनमें से बाजों के नाम ही इनके माज का खेल जरूर जाहिर करती। इब्राहिम की खुशबू खसूसन अंबर का बहुत शौक था। इस शौक का पूरा करने के लिए इसने एक अंबर टैक्स नाफिज किया। इस तरह इसे समोर का भी बहुत शौक था और इसके लिए भी इसने एक खास टैक्स जारी किया जिसका नाम समोर टैक्स था। इसने सुल्तनत की तमाम वालियों और बड़े बड़े ओहदेदारों के नाम जारी किए कि एक मुतय्यन तादाद समोर की फराहम करके कस्तुनतुनिया रवाना की जाए। ये मुतालबा काजियों और फौजी अफसरों से भी किया गया। इन जदीद मसूलों से तमाम सुल्तनत में एक आम बरहमी पैदा होती। हरम के अखराजात और तैशात के लिए जब ये रकमें भी नाकाफी साबित हुई तो इब्राहिम ने मुख्तलिफ हीलों से बाज बड़े बड़े आदमियों को मोरसी जायदादों को जब्त करके फरोख्त कर डाला। रियाया की सब्र तहम्मुल का पैमाना अब लबरेज हो रहा था और बगावत के लिए बिल्कुल आमादा था। इब्राहिम ने अपने बेराह रवि से हर तबका को बेजार कर दिया था। फौज, उलमा की जमात और पाया तख्त का हर तबका बगावत के लिए तैयार था। चुनांचे इब्राहिम को मजूर करने के लिए एक जमात ने जिसे अकाबर उलमा की हमायत हासिल की कोशिश शुरू की। इस साजिश की बानियों में यनी चरी के सरदार पेश थे। बागियों ने इब्राहिम के खिलाफ जो फर्द जुर्म ऐद किया था वो ये था कि बादशाह ने अपने जबर और तहदी से आलम उस्मानी को तबाह कर दिया। अनाने सुल्तनत औरतों के हाथों में है, खजाना इनके अखराजात पूरा करने से कासर है, रिया बर्बाद हो गई है,
कफार की फौजें सरहदी शहरों का मुआसरा कर ली। इनके बहरी बेड़े दरदानियाल को रोके हुए हैं। गर्ज के मुतफिका तौर पर इब्राहिम को तख्त से उतारने का फैसला कर लिया गया था। सुल्ताना वालदा ने इसको बचाने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन बिलाखिर इसे भी बागियों का मुतालबा मंजूर करना ही पड़ा। चुनांचे 18 रजब 1049 हिजरी 8 अगस्त 1648 ईस्वी को फौजी सरदारों और दारुल सुल्तानत के तमाम बड़े बड़े ओहदेदारों ने शहजादा मोहम्मद को, जिसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 7 साल की थी, तख्त पर बैठाकर इताअत का हलफ लिया और इब्राहिम को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया। अब इब्राहिम को कैद में सिर्फ 10 रोज गुजरे थे कि सिपाही फौज में से इसकी हमायत के आसार नजर होने लगे और इसे मजलूम करने वालों को अंदेशा हुआ कि वो फिर तख्त पर बैठा दिया जाएगा। इस खतरा को हमेशा के लिए रफा करने की गर्ज से उन्होंने मुफ्ती आजम से ये इस्तीफतन कहा, क्या ऐसे फरमारवा को माजूर और कत्ल करना जायज है जो सुल्तानत के बड़े बड़े ओहदों पर इन लोगों को मामूर नहीं करता जो इनके अहल हैं, बल्कि ऐसे लोगों को मुकर्रर करता है जो इन ओहदों को कीमतन खरीदते हैं। मुफ्ती आजम ने सिर्फ एक लफ्ज हाँ में इस फतवा का जवाब दिया और इसके बाद इब्राहिम फौरन कत्ल कर दिया गया। इब्राहिम की मुख्तसर अहद हुकूमत अंदरूनी इख्तलाल के बावजूद बरूनी फतवात के लिहाज से अहमियत से खाली न था। इस अहद में 2 मार्के पेश आए और दोनों में आखिरकार दौलत उस्मानी को फतह हासिल हुई। इनमें एक अजफ की मुहिम थी और दूसरी जजीरा करेट की। अजफ का शहर जो बहराजफ पर वाक़या है और तजारती और हरबी दोनों हैसियतों से बहुत कुछ अहमियत रखता है। इब्राहिम की तख्त नशीनी से 4 साल कबल रूसी कजाकों के कब्जा में चला गया था। इब्राहिम के पहले सदर आजम करा मुस्तफा ने यह देखकर बहरा असूद के शुमाली हिस्से में तुर्की कुव्वत को बरकरार रखने की किस कदर जरूरत है, सन 1641 में अजफ को इन कजाकों से वापस लेने के लिए एक फौजी बेड़ा रवाना किया गया। कजाकों ने कामयाबी के साथ मुकाबला किया और तुर्कों को मजबूरन वापस होना पड़ा। दूसरे साल फिर एक फौज रवाना की गई जिसके साथ खान क्रीमिया, जो दौलत अलिया का बाज़गुज़ार था, 1 लाख ततारियों को लेकर शामिल हो गया। कजाक इस जबरदस्त फौज का मुकाबला न कर सके और शहर छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन रवाना होने से पहले उन्होंने इसमें आग लगा दी। तुर्कों ने इसे नहायत मजबूती के साथ असर नौ तमीर किया और किला बंद करके इस्लाम पाशा की मतहती में 26,000 का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया। कजाक बराबर तुर्की इलाकों में छापे मार करते थे, जिसकी जवाब में तातारी भी रूसी इलाकों पर हमला आवर होते रहते थे। चूंकि कजाक सुल्तनत रूस की रियायत समझे जाते थे, इसलिए इनकी इस तर्ज अमल से दौलत अलिया और रूस के दरमियान अक्सर शिकायतें पैदा होती रहती थी। जार रूस इन कजाकों के फेल से अपनी बरियत जाहिर करता था। चुनांचे इसने एक खत सुल्तान को लिखकर यही माजरत पेश की कि कजाक इसके काबू से बाहर आ गए हैं और अपने जराइम की सजा से बचने के लिए इतने दूर दराज मुकामात में चले गए कि हुकूमत रूस का हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकती। मगर इसके दौलत अलिया से यह गिला था कि वो रूस के खिलाफ तातारियों की हमायत करती है। आखिर सुल्तान ने वादा किया कि अगर ज़ारान कजाकों को काबू में रखेगा और खराज की रकम इस दस्तूर कदीम खान को क्रीमिया को अदा करता रहेगा तो तुर्की फौज रूस के खिलाफ तातारियों की हमायत न करेगी। लेकिन ज़ार और सुल्तान के इस मुआहदा का कोई खास असर इनकी राय पर न पड़ा और इब्राहिम के अहद में कजाकों का तातारियों की सरहदी जंग का सिलसिला बराबर कायम हो गया। 1646 में तातारी इन कजाकों को रूस के सूबों में दूर तक भगा ले गए थे। वहां से 3000 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। जार ने इसके जवाब में अजफ पर हमला करने के लिए एक फौज रवाना की, लेकिन इस फौज को कई बार शिकस्त हुई और मूसा पाशा ने 400 कैदी और 800 रूसियों के सरे माल गनीमत के साथ कुस्तुनतुनिया भेज दिया गया। इस्लाम गराई खान क्रीमिया रूसियों का सख्त दुश्मन था। अवैल 1648 में पोलैंड और रूस के इलाकों पर हमला करके इन मुल्कों की 40,000 रियाया को गिरफ्तार कर लिया। पोलैंड और रूस ने अपने सफरा बाबे आली में भेजे और खान क्रीमा के इस फेल का तदारक चाहा और इब्राहिम ने अपने 2 अफसरों को खान के पास भेजा और इसको लिखा कि इन मसीह कैदियों को कुस्तुनतुनिया रवाना कर दो।
تاکہ وہ سفرا کے حوالے کر دی جائے۔ خان نے سلطان کا خط پڑھ کر خوشخصی سے جواب دیا، میں اور یہاں کے سب لوگ سلطان کے خادم ہیں، لیکن اہل روس محض ظاہری طور پر صلح کی خواست گوار ہے، وہ صرف ہماری فتویٰ سے دب کر صلح چاہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تو وہ اناتولیا کے سیلوں کو تاراج کر ڈالیں گے۔ میں ایک سے زیادہ بار دیوان عالیہ سے عرض کر چکا کہ قریبی علاقوں میں 2 مضبوط مقامات ایسے تھے جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، جن پر قبضہ کر لینا ہمارے لیے دانشمندی کی بات ہو، مگر اب روسیوں نے ان مقامات پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے وہاں 20 سے زیادہ فوجی چوکیاں بنا لی۔ اگر ہم اس سال بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو وہ اکرام مان پر بھی قبضہ کر لیں گے اور پھر تمام مولڈیویا کو فتح کر لیں گے۔ یہ جواب دے کر اس نے سلطان کے قاصدوں کو قسطنطنیہ واپس کر دیا۔ سن 1645 میں ابراہیم نے ایک فوج کریٹ کی فتح کے لیے روانہ کی۔ یہ جزیرہ جمہوریہ وینس کا مقبوضہ تھا۔ وینس اور دولت عثمانیہ کے درمیان اس وقت کوئی جنگ نہ تھی۔ کریٹ پر حملہ کرنے کا سبب یہ ہوا کہ مالٹا کے چند بحری قزاقوں نے ترکی تجارتی جہازوں کو ایک بیڑے کو جو قسطنطنیہ سے مصر جا رہا تھا گرفتار کر لیا اور اسے لے کر کریٹ کی شمالی ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ ابراہیم اس وقت کا واقعہ کو خبر پا کر نہایت برہم ہوا اور اس نے پہلے مالٹا ہی پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس کے افسروں نے سمجھایا کہ مالٹا کی مہم جسے سلیمان اعظم جیسا طاقتور سلطان بھی نہ کر سکا آسان نہ ہوگی، اس لیے مالٹا کے بجائے کریٹ پر حملہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ کریٹ چونکہ بحر یونان کے مدخل کے قریب نیز قسطنطنیہ اور مغربی ولایتوں تیونس اور الجزائر وغیرہ کے راستے پر واقع تھا، اس لیے اپنے موقع کے لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کے لیے بنسبت مالٹا کے زیادہ موزوں بھی تھا۔ پھر چونکہ مالٹا کے بحری قزاق عثمانی جہازوں کو گرفتار کر کے کریٹ ہی کے بندرگاہوں میں لنگر انداز ہوئے تھے، اس لیے جمہوریہ وینس کی گوشمالی بھی ضروری تھی۔ چنانچہ ایک جنگی بیڑا 30 اپریل 1645 کو دردنیال سے روانہ ہوا۔ اعلان مالٹا پر حملہ کرنے کا ہوا، لیکن امیر الجہر کو خفیہ ہدایتیں کریٹ کے متعلق دی گئی۔ 24 جون کو یہ بیڑا کریٹ کے مغربی بندرگاہ کانیا میں پہنچا۔ جمہوریہ وینس کو سلطان کی اصلی ارادہ کی اطلاع پہلے سے ہو چکی تھی، اس لیے کریٹ کے تمام قلعے مدافعت کے لیے تیار تھے۔ جزیرہ کے مقامی فوجیں اکٹھا کر لی گئی تھی اور وینس سے کمک بھی آ گئی تھی، پھر بھی ساحل کی حفاظت کے لیے یہ فوجیں ناکافی ثابت ہوئیں اور ترکوں نے بہت آسانی کے ساتھ کانیا پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے سال انہوں نے ریٹینو کو بھی لے لیا۔ ان دونوں شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد عثمانی فوج جزیرہ میں داخل ہوئی اور پھر 1648 میں کریٹ کے پایا تخت کنڈیا کا محاصرہ شروع ہوا، جو تقریباً 21 سال تک جاری رہا۔ اہل وینس نے کنڈیا کے بچانے کی حتی المقدور پوری کوشش کی۔ انتقاماً انہوں نے لیمناس اور ٹنڈاس کے جزیروں پر جو عثمانی مقبوضات تھے قبضہ کر لیا اور قسطنطنیہ کے ساحلی علاقوں پر کئی بار چھاپے مارے، لیکن ان تمام تدبیروں کے باوجود وہ ترکوں کو کنڈیا کے محاصرہ سے نہ ہٹا سکے اور سلطان محمد رابع کے دور میں یہ شہر فتح ہو گیا اور کریٹ کا جزیرہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ تو دوستو، محمد رابع تخت نشینی کے وقت اس کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ اسے 39 سال حکومت کی، ابتدائی 8 سال سلطنت کے لیے ہر طرح کی اندرونی اور بیرونی خطرات سے پر تھے۔ ابتدائی 8 سال سلطنت کے لیے سلطان کی 9 عمری کے زمانے میں عنان حکومت حرم کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے بڑھ کر بدقسمتی یہ تھی کہ خود حرم میں 2 جماعتیں ایک دوسرے کے حریف تھیں۔ ایک کی سردار سابق سلطان ابراہیم کی والدہ تھی اور دوسری کی سیادت سلطان وقت کی والدہ کو حاصل تھی۔ سلطنت کا شرازہ ان حریفوں کی کشمکش سے پرگندہ ہو رہا تھا۔ فوج میں دونوں جماعتوں کے حامی موجود تھے اور قسطنطنیہ کی سڑکوں پر اکثر بدامنی اور کشت و خون کے مناظر پیش آتے رہتے تھے۔ سلطنت کے مختلف صوبوں میں
بھی تقریباً یہی حالت تھی، بغاوت اور سرکشی کے ساتھ ہر طرف نمایاں تھے۔ 1649 میں ایک شخص قاتر جی اوغلی نے ایشیا کوچک میں علم بغاوت بلند کیا۔ کوریجی یعنی نامی ایک دوسرا باغی بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور دونوں نے مل کر احمد پاشا والی اناتولیا کو شکست دے دی۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ کو روانہ ہوئے، لیکن اثناء راہ میں باہم اختلاف پیدا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ عثمانی فوج نے کوریجی کو شکست دے کر اسے قتل کر دیا۔ قاتر جی اوغلی نے بھی شکست کھائی، لیکن سلطان نے اسے معاف کر کے کرمانیہ کا والی بنا دیا اور یہ بغاوت ختم ہوگی۔ تاہم سلطنت کے اور حصوں میں جو شورش پیدا ہوگی تو بدستور جاری رہی۔ پایا تخت میں یہ صورتحال بہت زیادہ نمایاں تھی۔ آخر کار ہرم کی سازشیں سابق سلطانہ والدہ کے قتل پر ختم ہوئی۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔